हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों पर कि एनआरए और सीईटी, ठीक है, जिसका एमपी के एग्ज़ामों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो जैसा कि ये सारी चीज़ें, और इससे पहले मैंने एक छोटा सा लेक्चर डाला था, वो सब हम इन दोनों पे बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको कि यार जो एनआरए है और सीईटी है, ठीक है, सीईटी, इन दोनों का एमपी के एग्ज़ामों पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर एमपी के स्टूडेंट बैठेंगे, इसका सिलेबस किस प्रकार से होगा, एमपी के स्टूडेंटों के साथ क्या पूरे सेंट्रल लेवल के स्टूडेंट बैठेंगे, उनका भी कट ऑफ कंप्लीट होगा क्या, ये सारी चीज़ें जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे सभी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर भी कुछ चीज़ें अगर बच जाती है तो हम कमेंट्स बॉक्स में उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एनआरए, जो कि एक दो दिन में आप सभी बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे हैं। तो एनआरए हो जाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। और ये जो एनआरए एक संस्था है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दी है, ठीक है। और किस लिए बना दी है, क्योंकि क्या होता था कि अभी तक जो एसएससी के एग्जाम होते थे, एसएससी के समझना, फिर इसे हम व्यापम पे लेकर आ रहे हैं। स्पेशली हम व्यापम के बारे में ही बात करने वाले, एमपी के एग्जामों के बारे में ही। बाकी ये दोनों चीज़ें आप जानते हैं, पर थोड़ी चीज़ें सुन लो। एसएससी के अलग से एग्जाम होते थे, जैसे एसएससी एमटीएस होता था, एसएससी एलडीसी होता था, एसएससी स्टेनो होता था, एसएससी सीपीओ होता था, एसएससी सीजेएल होता था, एसएससी सीएचएसएल होता था। उसी प्रकार आरआरबी के जो एग्जाम होते थे, ठीक है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के, ठीक है, जितने भी रेलवे के एग्जाम होते थे, ठीक है, टीसी हो जाएगा, वहाँ एनटीपीसी हो जाएगा, ग्रुप डी हो जाएगा, जेई हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम जो आरआरबी अलग से कंडक्ट कराता था। उसके बाद आईबीपीएस, ठीक है, आईबीपीएस जो कि बैंकिंग के एग्जाम कंडक्ट कराता था। तो अब क्या हो गया कि एनआरए के थ्रू ये तीनों के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे, जो कि 10th लेवल के, ठीक है, ऐसे एग्जाम जो कि 10th लेवल पर हो सकते थे या 12th लेवल पर होते थे या फिर इसमें ग्रेजुएशन पर होते थे, ठीक है। ग्रेजुएशन पर जो एग्जाम होते थे वो तीनों के तीनों एग्जाम जो कि एसएससी और आरआरबी और आईबीपीएस के थ्रू ज्वाइनिंग होती थी, वो अब ना होके ये तीनों संस्था यहाँ पर बंद होती है, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि अब डायरेक्ट एनआरए आ जाएगा, जिसका एग्जाम आप इतना जान रहे हैं कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, इसके तीनों के तीन अलग अलग एग्जाम होंगे, ठीक है। मतलब जो 10वीं लेवल पर वैकेंसी है उसका एग्जाम अलग, 12th लेवल पर जो वैकेंसी होती है उसका अलग, और ग्रेजुएशन पर होती है उसका अलग। अब यहाँ पर बात आती है यार, ये एक साल में 2 बार टेस्ट होंगे, ठीक है। एक पहला टेस्ट होगा और एक दूसरा टेस्ट होगा। अगर इस टेस्ट में हमने, मतलब मान लो कि जनवरी फरवरी जब भी होता है, अभी इसकी पूरी रूल बुक नहीं आई है, परंतु बेसिक डेटा आ चुका है और ये कहीं ना कहीं एमपी पर पूरी तरह लागू होगा, क्योंकि मामा ने घोषणा कर दी है कि अब जो एमपी में वैकेंसी होगी वो सारी की सारी एनआरए के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाएगी। मतलब एनआरए के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम के थ्रू ही ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ ये पहला पेपर में इन पेपर की कंडीशन बता दूं कि मान लो जनवरी में कोई पेपर हो गया, ठीक है, और उसके 6 महीने बाद ये सेकंड पेपर। तो पहले पेपर में मान लीजिए आपने अच्छे खासे नंबर ला लिए, मान लो 90 नंबर ला लिए, वहीं दूसरी बार जब पेपर हुआ आपने 92 नंबर ला लिए, तो इनमें से जो ज़्यादा स्कोर होगा वो मान्य होगा, और जो ये स्कोर होगा वो 3 साल तक मान्य होगा यार, ठीक है, 3 साल तक मान्य होगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि एनआरए आपने पास कर लिया तो आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ यहाँ नहीं होने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक स्कोर कार्ड रहेगा। फिर जो भी वैकेंसियाँ होगी, जैसे एसएससी के जितने एसएससी के अंतर्गत डिपार्टमेंट आते थे, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता था, ठीक है, इसी के अंतर्गत आ जाता था आईबी आ जाता था, ठीक है, इसी के अंतर्गत हम अलग से ले सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि आईबी आ जाता था। और इसी के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे एग्जाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसमें ज्वाइनिंग होती थी। आरआरबी में भी कई प्रकार की ज्वाइनिंग होती थी, तो वहाँ पर, या फिर आईबीपीएस, तो ये लोग अपना कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि इस कट ऑफ से नीचे या इस कट ऑफ से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो हमारे लिए एलिजिबल हो सकते थे। मतलब अब एक पोस्ट के लिए जहां हम हजारों की भीड़ में एग्जाम देने जाते थे, वहां अब ऐसा नहीं होगा। वो खुद बुला लेंगे 2 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को एक पोस्ट पे, और एक अलग छोटा सा एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, मतलब कम लोगों के बीच में, और डायरेक्ट ज्वाइनिंग वहां मिलेगी, ठीक है। सीईटी क्या है यहाँ पर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब सबसे पहले ये कि जैसे पीएससी का आप पेपर देते होंगे, अगर मैं एमपी लेवल की बात करूँ तो आप पीएससी का पेपर देते तो उसमें पहले प्री होता है और उसके बाद मेंस होता है, तो कुछ इसी प्रकार ये हो जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब ये सभी को पास करना होगा, या तो वो 10th लेवल पे वैकेंसी दे रहा हो, जैसे एमपी पुलिस की वैकेंसी हो जाती है, ठीक है, जो 10th लेवल पे आती है, जेल प्रहरी की वैकेंसी हुई जो कि 10th लेवल पे आती है, और ऐसी बहुत सारी वैकेंसियाँ, कोर्ट की वैकेंसियाँ जो कि 10th लेवल पर आती थी, उन सभी में अब प्री तो आपको क्वालिफाई करना ही है। मतलब पहला पेपर जिसको बोलेंगे, दूसरा पेपर भी देना है आपको।
उसके बाद ये 12th लेवल पर जो वैकेंसी आती थी उन लोगों को भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर देना है और ग्रेजुएशन वालों को भी देना है। फिर अब यहाँ पर एक बात आती है यार कि हम एमपी के स्टूडेंट हुए, ठीक है, एमपी के स्टूडेंट हुए और अभी कुछ दिन पहले ही मामा ने एक घोषणा करी कि अब एमपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, जितनी भी गवर्नमेंट भर्ती होगी, उसमें पूरे एमपी के स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। परंतु क्या, तो इस एग्जाम में तो पूरे सेंट्रल के लोग बैठेंगे तो वो बैठने दो, परंतु जो स्कोर कार्ड होगा एमपी का स्कोर कार्ड एक अलग आएगा, ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। एमपी का स्कोर कार्ड अलग आएगा तो एमपी के उसमें सारे स्टूडेंट होंगे, उनके अनुसार ही एग्ज़ाम, हम ये बोल सकते हैं कि अगर एमपी पुलिस की भर्ती हुई तो इसी के नंबर के आधार पर वो लोग बुलाएंगे, ठीक है, फिजिकल टेस्ट देने। पटवारी की वैकेंसी हुई तो इसी के आधार पर बुलाए जाएंगे, कोर्ट की वैकेंसी हुई तो इसी के आधार पर बुलाएंगे, जेल प्रहरी इस बार का तो हो गया, अगली बार का जो होगा वो इसी के आधार पर बुलाया जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होने वाली होगी। और यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि बाहरी राज्यों का कोई खेद नहीं होगा। अब अभी तक क्या हुआ कि जो एनआरए है, जो संस्था बनी हुई है, इसने अभी तक अपना सिलेबस नहीं बताया कि किस प्रकार का सिलेबस होगा, पर फिर भी अगर हम थोड़ा अनुमान लगाएं तो आप इतना जानते होंगे कि अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यार अब एमपी पढ़े या नहीं पढ़े, जीके पढ़े या नहीं पढ़े एमपी का, वहीं पर रीजनिंग पढ़े या नहीं पढ़े, हिंदी इंग्लिश पढ़े या नहीं, मैथ्स पढ़े या नहीं, साइंस पढ़े या नहीं। तो इस प्रकार की सारी दुविधा कुछ दिनों में दूर हो जाएगी जब भी इसकी रूल बुक आ जाती है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ सोचिए कि यार जब भी अभी तक जितने भी सेंट्रल के एग्जाम आप देखोगे तो सेंट्रल के एग्जाम में 4 से 5 सब्जेक्ट हमेशा कॉमन होते हैं, जैसे मैथ्स हमेशा कॉमन होता है, रीजनिंग कॉमन होता है, साइंस कॉमन होता है, इंग्लिश कॉमन होता है। तो कहने का मतलब कि हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हिंदी और ले लो, तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश और हिंदी इन सब्जेक्ट कॉमन होंगे मेरे अनुसार, मतलब ऐसा होता है क्योंकि अभी तक जितने भी सेंट्रल के एग्जाम होते हैं ये सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। तो यार प्रीलियम आप दोगे उसमें ये सारे सब्जेक्ट कॉमन होने की पूरी संभावना है, मतलब मेरे अनुसार होगा ही, क्योंकि जो प्रीलियम टेस्ट होगा वो सभी लोगों के लिए इक्वल होगा यार। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बैंकिंग के स्टूडेंट हैं उनको मैथ्स अच्छी आती है, उनकी रीजनिंग अच्छी होती है, परंतु वहीं पर साइंस हो गया, हिंदी हो गया, उन लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एमपी के एग्जाम की तैयारी करते तो इसमें से कुछ 3 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते तो चौथा नहीं पढ़ रहे होते, तो इसी प्रकार से सारी चीज़ें होगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब भी आगे चलकर अपने जो टेस्ट होने वाला है, ठीक है, सीईटी, इस टेस्ट का जो सिलेबस आएगा हम उसे जरूर डिस्कस करेंगे, परंतु कोशिश करें कि यार आप रेगुलर पढ़ते रहिए। आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि पहला मौका रहेगा कि हमारे समय में या आपके समय में सीईटी हो रहा है और उसमें हम क्वालिफाई कर रहे हैं और अच्छी सी एक जॉब ले रहे हैं, ठीक है। एक ही बार हमें पेपर देना है, 6-6 महीने के अंतराल में होगा। अगर आप पहले 6 महीने में पास नहीं हो पाए तो अगले 6 महीने अच्छी तैयारी कर आप पास हो सकते हैं। आपको बार बार जाने का भी खर्च बचेगा, गवर्नमेंट का बार बार एग्जाम लेने का भी बचेगा और एक ही पोर्टल होगा। और भी यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाएगी कि हम ये बोल सकते हैं कि इस टेस्ट के द्वारा, ठीक है, एक बार हम पास हो गए, दूसरी बार अगर हमारी इच्छा होता है दूसरी बार और नंबर इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमारा इसमें नहीं हो रहा है तो, ठीक है। और एक चीज़ ये होगी कि हर जिले में अभी तक क्या होता था कि कुछ महिलाएं हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं कि फीमेल वर्ग दूर तक एग्जाम देने नहीं जाया करती थी, तो अब ऐसा कुछ होगा कि हर जिले में एक एग्जाम सेंटर होगा। हर जिले में एग्जाम सेंटर होगा किसका, तो एनआरए एग्जाम सेंटर बनाएगा, सीईटी एग्जाम होगा हर जिले में, ठीक है, पूरे इंडिया में। तो उस जिले में हम सभी लोग, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, आसानी से पहुँच पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा और फायदा होगा, मतलब ट्रैवल की सारी चीज़ें बचेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई चेंज अगर छोटा सा होता है तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और हर एक चेंज कुछ अच्छे के लिए ही होता है। तो ये सारी जानकारी थी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई आप अपनी रेगुलर रखिए, कोशिश करिए कि जो मेन सब्जेक्ट है आप उन्हें पढ़ते रहिए जब भी टेस्ट होगा। परंतु इस साल का जो जेल प्रहरी है और एमपी संविदा वर्ग 3 वो वैकेंसी जैसी है वैसी होगी, परंतु आने वाले वर्ष में हर एग्जाम इसी के थ्रू होगा और एमपी वो फर्स्ट राज्य बनेगा जिसने एनआरए को अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो एनआरए के थ्रू ही वैकेंसी होगी, मतलब अब व्यापम के थ्रू हो सकता है वैकेंसी ना हो, ठीक है। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही। जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।